नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए आपका ये 6 फरवरी आपका जो सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है देखिए प्रश्न कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अब प्रश्न आपका पूछ ही दिया, जो एक भी मैंने आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था एग्ज़ाम के पहले ही। देखिए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए। आप जानते ही हो आप, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो है वो आपका ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने महात्मा गांधी लगाया उनका सही उत्तर है। अब इसमें देखिए हिंद स्वराज नाम है ना, तो हिंद स्वराज लोग बाल गंगाधर तिलक से समझ लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्शन डी पर लगा कर आए हुए हैं, तो उनका ये गलत है। तो देखिए क्या है, ये पुस्तक जो है वो 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी के जहाज़ पर लिखी थी, और यह मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ भी है, इसका हम बोलते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनगणना सबसे अधिक थी। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ 2011, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश आपका दिया नहीं गया है ऑप्शन में। तो यहाँ से देखिए अगर कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे हाईएस्ट आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश हमारा होगा, महाराष्ट्र होगा, बिहार तीसरे नंबर पर आएगा, फिर चौथा हमारा वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश आएगा। इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, ये उत्तर आप सही कर लेंगे। क्या है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि कजरी जो है मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपने सुना होगा ना, कजरी जो है उस दिन जो दाना होता है, लाई, चना, चूड़ा, बादाम सब लोग खाने के बाद जलेबा खाते हैं ना, उत्तर प्रदेश का ये है। अगर तो जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश लगाया है उनका सही है। ऑप्शन देखिए दिया ही गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। बिल्कुल आंख बंद करके आप उत्तर प्रदेश लगाइए। कजरी वहाँ पर एक सॉन्ग है, वो गाया भी जाता है और नृत्य भी किया जाता है, और उस टाइम स्नैक्स के तौर पर अपना जो लाई होता है, चूड़ा चना बादाम अपना खाते हैं, और वो भी चटनी के साथ। और लास्ट में क्या होता है, मीठा जलेबा, जो बड़े बड़े जलेबी नहीं जलेबा होता है, बड़े बड़े जलेबा होता है वो, तो उसको खाया जाता है मीठा मीठा। ठीक है, तो आगे देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। इसमें से कौन सा जो है वो पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। पीर पंजाब, अरावली, लद्दाख या जस्कर, क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन पहले समझ लीजिए कि अरावली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। तो ये याद रखिएगा। और यह स्थान इसका क्या है कि यह दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात, अहमदाबाद तक ये फैली हुई है, और यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और सर्वोच्च चोटी भी देखिए पूछता है आपसे एग्जाम में, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी अरावली आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस जो है, जो इंग्लिश में सर्व बोलते हैं और हिंदी में यहाँ पर सर्विस लिखा गया है, ये गलत है। सर्व का एक प्रकार है। क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सर्व इन अ वॉलीबॉल। फ्लोट सर्व, जंप सर्व, अंडर हैंड सर्व या उपरोक्त सभी। देखिए क्या है, ये इसमें सभी होंगे, क्योंकि जो है इसमें केवल दो में से हमें चुनना होता है, फ्लोट या जंप। दोनों ही वॉलीबॉल की यहाँ पर प्रमुख सर्विस है। तो यहाँ पर अंडरवर्ड, फ्लोट सर्व ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये भी मैंने देखिए आपको पढ़ाया था, जो खेलों के बारे में मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स में मैंने ऐसे सवाल आपको बताए हैं। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिरों का समूह है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने हैं देखिए। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बताइए कितने हैं। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिरों का समूह है। तो कुल 5 मंदिरों का समूह है। ये मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो है वो निर्मित सफ़ेद संगमरमर की एक अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 5 प्रमुख है, याद रखिएगा। क्या है ये 5, पहला ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है
एनवायरो स्टैटिस्टिक्स इंडिया के रिपोर्ट के किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। क्या है देखिए इसमें से एनवायरो स्टैटिस्टिक्स इंडिया जो है वो कौन सी मंत्रालय संभालती है? देखिए इसमें से आपका पहले क्या है कि एनवायरो स्टैटिस्टिक्स इंडिया क्या है, यह रिपोर्ट जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करते हैं। कौन जारी करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, सांख्यिकी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, जिसे हम MOSPI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यह रिपोर्ट जो है वो MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा तैयार की जाती है। ठीक, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूरा मैं बताने लगूंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी केवल प्रश्नों का उत्तर आप देखिए, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको जब हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको पूरा बता दूंगा, समझा दूंगा, जब मैं डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा तब। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लीजिएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या है कि गंगा दशहरा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? गंगा दशहरा का त्यौहार जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, चैत्र, ज्येष्ठ, श्रावण, कार्तिक। देखिए क्या है ऑप्शन, इसका उत्तर देखिए कि गंगा जो है वो दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक, आगे देखिए, गीतम के बारे में कौन सा कथन सही है? जो गीतम है, गीतम देखिए क्या है, गीतम सबसे सरल रचना है और यह सबसे सरल पद भी है। तो इसमें विकल्प क्या दिया गया है? केवल 1 या केवल 2 या 1 और 2 दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। यानी गीतम के बारे में कौन सा कथन सही है? गीतम सबसे सरल रचना है या यह सबसे सरल पद है? देखिए कथन 1 तो आपका सही है क्योंकि गीतम जो है वो एक कर्नाटक संगीत की सबसे सरल और प्राथमिक रचना है और यह संगीत की शुरुआती विद्यार्थियों को राग और ताल की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए सिखाया जाता है और यह जटिल सजावट संगति नहीं होती है और इसकी लय स्थिर रहती है। कथन 2 जो है वो गलत है क्योंकि तकनीकी रूप से जो पद है वो गीतम अलग है। तो पद एक विद्वतापूर्ण रचना है जो अक्सर जो है वो नृत्य भारतनाट्यम के लिए उपयोग की जाती है और इसमें भक्ति या प्रेम का गहरा भाव होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो सही है, ए वाला। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्या है कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शंस मॉड्यूल पर लगे शेप पेलोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेप पेलोड ऑन द चंद्रयान 3 प्रोपल्शंस मॉड्यूल? क्या है देखिए, चंद्रमा की मिट्टी की तापीय चालकता को मापने के लिए, या रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करने के लिए, या चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना, या सौर हवाओं के घनत्व का विश्लेषण करना। देखिए पहले क्या है, यहाँ पर शेप का फुल फॉर्म देखिए, पूरा नाम क्या है कि SHAPE पूर्ण इसका रूप है स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लांट अर्थ। ये याद रखिएगा, ये आपका आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आने वाले किसी भी करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में। ठीक, आगे देखिए कार्य क्या है इसका? यह पेलोड चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगा था और इसका काम चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अवलोकन करना होता है और तकनीकी रूप से यह पृथ्वी से परावर्तित होने वाले प्रकाश का विश्लेषण जो है स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री कहते हैं। यह समझा जा सके कि यह रहने योग्य ग्रह के संकेत अंतरिक्ष कैसे दिखते हैं और भविष्य का लक्ष्य क्या है कि इस डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिक भविष्य में सौर मंडल से बाहर स्थित अन्य एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेंगे जहां जीवन की संभावना हो सकती है। ये फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इस प्रश्न के कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखिए इसमें आपका उत्तर क्या है, चंद्रमा की मिट्टी तापी रहने योग्य छोटे ग्रह चंद्रमा भूकंपीय गतिविधियां सौर हवाओं घनत्व का विश्लेषण कहाँ गया, ये रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना, यानी ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखिए आपका प्रश्न क्या है कि पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं? जो पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से, श्वसन के जरिए, प्रकाश संश्लेषण के जरिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, अंतः शोषण के लिए? देखिए क्या है,
पौधे जो है वो अतिरिक्त जल के मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, ठीक। यह प्रक्रिया में जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त पानी पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा हम कहते हैं, यह इस माध्यम से वाष्प रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। और यह प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखने और पोषक तत्वों के परिवहन में भी मदद करता है, ठीक। यानी हमारा ऑप्शन जो है सी वो सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या है कि 1 किलो जूल का मान कितना होता है। 1 किलो जूल हम जानते हैं 1000 जूल के बराबर होता है, जिसे हम 10⁻³ में भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। 1 किलो जूल हमारा 1000 जूल के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों या टैक्स भुगतान करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, अनुच्छेद 26 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है और अनुच्छेद 27 शिक्षा के अधिकार से। या ऑप्शन सी, अनुच्छेद 26 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है और अनुच्छेद 27 उपाधियों के अंत से। या दोनों अनुच्छेद केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें से ऑप्शन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26-27 की व्याख्या नीचे दी गई है। तो हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कि अनुच्छेद 26 और 27 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक। तो 26 और 27 पहले देख लीजिए क्या है कि यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 27 क्या है, यह धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय को स्वतंत्रता देता है। यानी आप अपने किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप अपना जो भी आप उसमें अपना काम कर सकते हो, और राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो इसमें से देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका है कहाँ गया, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म प्रचार के लिए करों या टैक्स से भुगतान मुक्ति। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या है प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। क्या है, तांबा, कांसा, लोहा, सोना। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से धातु जो है वो पूरी तरह अपरिचित थे। तो धातु अपरिचित क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, लोहा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी इसका फैक्ट आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए क्या है कि डिग खोदना है और शब्द का उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा, अपोजिट शब्द। देखिए क्या होता है, स्कूप कुदेरना या फिल भरना, हॉलो खोखला करना या एक्सकेवेट उत्खनन करना। तो खोदना है तो यहाँ भरना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और गेट बैक का देखिए क्या होता है यहाँ पर, गेट बैक का जो है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द फ्रेज गेट बैक का वापस आना या लौटना होता है। तो यहाँ पर अपोजिट इसका हमको लाना है। डिपार्ट है प्रस्थान करना या जाना, पुनः प्राप्त करना या पीछे हटना। तो रिकवर आपका हो जाएगा, गेट बैक है तो रिकवर हो जाएगा, वापस आना, पुनः प्राप्त करना। एक सेकेंड, डिपार्ट तो नहीं होगा, वो तो वापस से लौटना ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आंसर देखिए मैंने लिखा है कि नहीं, एक बार चेक कर लें। नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से रिकवर आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए फ्रेज वाले जो एंटोनिम्स होते हैं बहुत ही मतलब वो बहुत ही कठिन होता है फ्रेज से आपका अपोजिट बनाना, ठीक है। तो पूरा फ्रेज आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी जो भी है और आंसर होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार चेक करके बताइएगा, ठीक है। मैंने आंसर इसका लिखना भूल गया है। आगे देखिए क्या है प्रश्न, मुहावरे का यहाँ पर सही क्या है। देखिए मुहावरे,
अ वेल ऑफ टाइम का यानी यहाँ पर सही यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। बहुत बुरा सा, टू हैव अ वेरी बैड टाइम, या टू एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, या टू बी शॉर्ट ऑफ टाइम, या टू बी फॉन्ड ऑफ फिनिशिंग। देखिए क्या है, अ वेल ऑफ टाइम जो है इसका मीनिंग है हैविंग एन एक्सपेंशनली फन, एक्साइटिंग और थ्रोली इंजॉयबल, है ना। यानी इसका अर्थ है कि असाधारण रूप से मज़ेदार, रोमांचित या पूरी तरह से आनंद लेना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है, बहुत अधिक आनंद लेना। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से क्लिप्टोमेनिया की सही वर्तनी, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। क्लिप्टोमानिया, देखिए क्लिप्टोमेनिया जो है वो एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति की चीज़ें चुराने की बार बार जो है वो तीव्र इच्छा होती है। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टो KLEPTOMANIA, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए निम्नलिखित में से फैसिनेशन की सही स्पेलिंग क्या होगी। फैसिनेशन की तो स्पेलिंग देखिए क्या है, फैसिनेशन या फैसिनेशन, इसमें से स्पेलिंग में ढूंढना है। तो पहले इसका मीनिंग जानिए क्या होता है। इसका मतलब होता है सम्मोहन या अत्यधिक आकर्षण। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, FASCI, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, पश्चिम बंगाल में स्थित जो है वो दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए कि यह दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और 1956 में ब्रिटेन की कुछ कंपनियों के साथ समझौता हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्कॉट स्पैरिंग सर्कमस्टेंशियल ऑर्बिटल ट्रैकर मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित की गई थी। तो पिक्सेल या स्काईरूट एरोस्पेस, दिगंतरा या अग्निकुल कॉस्मॉस। याद रखिए यह जो है स्कॉट जो है यह एक ट्रैकिंग मशीन है जो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप जो है जिसे हम दिगंतरा कहते हैं इसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कृषि, वानिकी, विनिवेश, खनन, क्या होगा इसमें। तो पहले हमें क्या है इसको पढ़ना पड़ेगा, प्राथमिक क्षेत्र क्या क्या होते हैं। देखिए तो इस क्षेत्र में गतिविधियां शामिल सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र होता है। अब चूंकि कृषि, वानिकी और खनन सीधे प्रकृति से जुड़ी, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। विनिवेश क्या है, विनिवेश जो है वो एक सरकार या कोई संस्था अपनी संपत्ति या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी बेचता है। यह एक वित्तीय गतिविधि है, तो यह फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो यह किसी प्राकृतिक संसाधन का उत्पादक नहीं है। तो यहाँ से आपका विनिवेश जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्या है कि अणु की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। कि वह सबसे छोटा कण स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे हो, परमाणुओं का वह जिसमें केवल प्रोटॉन होते हैं, या एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिश्रण जो भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। देखिए क्या है, अणु जो होता है वो किसी तत्व या यौगिक का एक सूक्ष्मतम सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये याद रखिएगा, वो बोला है। ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। ठीक है, मिश्रण होता है, भौतिक रूप में रहते हैं, तो ये भी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, एक ही प्रकार के परमाणु का मिश्रण जो भौतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। आगे प्रश्न देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, चांगलाइजोन नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ये आपका देखिए मिजोरम से है। मैं आपको मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम का एक्सप्लेन आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ से मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चांगलाइजोन नाम से लग रहा है कोई चीन का है, लेकिन नहीं, हमारे भारत राज्य का ही है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसके पास अपना कर चुकाने या जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी धन न हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है देखिए, पॉपर होता है या माइजर होता है या स्पेंड्रिफ्ट होता है या एरिस्टोक्रेट होता है। देखिए पहले यहाँ पर मीनिंग देखिए क्या होता है। पॉपर जो होता है वो अति निर्धन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम कंगाल व्यक्ति कहते हैं, पॉपर इसको हम कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बैंक
शब्द के दो अलग अलग अर्थ क्या हैं जिनमें से एक का संबंध नदी से है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ नदी का किनारा और पैसा जमा करने वाली संस्था, या नदी की गहराई और मछली पकड़ने की संस्थान, या पानी का बहाव और बादलों का समूह, या नाव चलाने का रास्ता और रेत का टीला। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि बैंक जो है, देखिए अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि बैंक एक नदी का किनारा होता है और एक पैसा जमा करने का वो संस्था होती है। तो नदी का किनारा और पैसा जमा करने वाली संस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हेन लव केम कॉलिंग्स, ये पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? याद रखिए, चेतन भगत, प्रीति सिन्हा, दुर्जया दत्ता या रश्मि बंसल। याद रखिए प्रीति सिन्हा है। कौन है? प्रीति सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न कि भारत के मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? अब आप पढ़े होंगे हमारे जो भारत का हमारा जो संविधान में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो समवर्ती सूची में वो जो थे 47 है। ठीक है, वो 47 विषय थे। ठीक है, कितने विषय शामिल थे? अब देखिए, ये याद रखिएगा, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम 47 थे। लेकिन अब वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गया है। ठीक है, इसका कारण आप देख लीजिए, मैंने फैक्ट वाइज पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या प्रश्न पूछा है, दो आंसर सही लिखा हुआ है कि भारत के मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल थे, यानी ये भूतकाल की बात कर रहा है। बस आंख बंद करके 47 पर टिक लगा दीजिए, सही है आपका। ठीक है, अगर वर्तमान की बात हो रहा होता, अगर यहाँ है लिखा होता तब तो 52 हो जाता, थे लिखा है तो 47। ठीक, आगे देखिए क्या है, पूरा फैक्ट देखिए है, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, इससे भी सवाल आपका बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कि सीने बार निम्नलिखित किस धातु का मुख्य अयस्क है? सीने बार लोहा है, एल्युमिनियम है, पारा है, तांबा। याद रखिएगा ये पारा है। क्या है? पारा है सीने बार। ठीक, बाकी यहाँ पर इन धातुओं का अयस्कों का आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक लास्ट प्रश्न है और इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इफ़ द डेथ रेट इज़ मोर देन द बर्थ रेट इज़ अ पॉपुलेट विल, क्या होगा यदि जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या रिमेंस कौन स्थिर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ध्यान दीजिए, मृत्यु दर है जब जन्म दर से जब अधिक होता है तो जाहिर सी बात है हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। तो मैंने देखिए बता ही दिया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपका ये था हमारा 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का है हमारा, इसको आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। सॉरी, 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट का है। तो ये आप जिन बच्चों ने यहाँ पर सही किया उनका सही होगा, और बाकी आपका जो भी एग्ज़ाम आपका चल रहा है, जिन बच्चों ने भेजा हुआ है 6 फरवरी 7 फरवरी या जो भी है, जो भी लगातार आते रहेंगे, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तुरंत जो एसएससी का जो टाइम टेबल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि आपका 2 ही 3 महीने बाद तो आपका वो सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो उसका भी हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।